आज का वीडियो इस बात को लेकर है कि एक स्टूडेंट फर्स्ट अटैम्प्ट में कैसे सिलेक्शन ले, चाहे वो बैंक हो, एसएससी हो या फिर रेलवे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहा हो। ये एक चैलेंज ज़रूर है लेकिन असंभव नहीं। कौन सी प्रॉब्लम आती है, क्या थिंकिंग होती है, क्या अप्रोच होता है, क्या होना चाहिए, इन सब पर बात करेंगे और कौन से मिस्टेक हैं जो आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। सबसे पहले ये बात यह है कि जब आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी को शुरू करते हो तो पहली बार में ज़बरदस्त जोश होता है। घर परिवार में भी सब लोग को लगता है कि बस अब सेशन होने वाला है, पूरे जी जान से आप लग जाते हैं। ये एक प्लस पॉइंट है उसका, लेकिन इसका माइनस पॉइंट भी है। आपको पता नहीं होता कि क्या पढ़ना है, आपको पता नहीं होता कि कैसे प्रिपरेशन चालू करनी है, कौन सा स्टडी मटेरियल आपको यूज़ करना है, क्या सही टेक्निक है, किन साधनों का प्रयोग करना होगा, कौन सी बुक पढ़नी होगी और किस साढ़े चैनल को फॉलो करना पड़ेगा। और इसलिए हमेशा फर्स्ट अटैम्प्ट में सेशन लेना एक चैलेंज होता है। देखिए, सबसे पहले बात यह है कि फ़र्स्ट अटैम्प्ट में सिलेक्शन आप चाहते हैं, जैसे कि अभी सबसे पहले आपके पास IAPS RIPO का या क्लर्क का एग्ज़ामिनेशन आया था और SSC CGL की भी वैकेंसी आनी है अभी। एक तो कंबाइंड प्रिपरेशन करनी चाहिए। ज़्यादातर स्टूडेंट को समझ में नहीं आता, बैंक और SSC और रेलवे का भी कंबाइंड प्रिपरेशन आपके सिलेक्शन के चांसेस को बढ़ा देते हैं। कोई भी एक एग्ज़ामिनेशन का प्रिपरेशन करेंगे तो कंपैरेटिव सक्सेस रेट कम होगा। ये बात स्टूडेंट को समझ में नहीं आता, उसे ये लगता है कि स्पेशलाइजेशन होने से ज़्यादा सक्सेस मिलती है। स्पेशलाइजेशन किसको बोलते हैं? मैथ्स तो मैथ्स है, रीजनिंग तो रीजनिंग है, थोड़ा सा उसमें चेंजेस हैं, लेकिन जो उसमें वैरायटी होती है वो अलग अलग एग्ज़ाम का है। जिन्हें एक्सपीरियंस होता है उनके लिए पास करना आसान होता है, क्योंकि ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है। जिस स्पेशलाइजेशन सिर्फ इस बात पर डिपेंड नहीं करता कि आप क्या करते हैं, इस पर भी डिपेंड करता है कि दूसरे क्या करते हैं। तो देखिए, सबसे पहली बात ये है कि जब आपको रास्ता पता हो कि जाना कहाँ है तो आप सबसे पहले उसके सही प्लानिंग कर पाते हैं, नहीं तो सही प्लानिंग ही नहीं होती और अनप्लान्ड स्ट्रैटेजी कभी सक्सेसफुल नहीं हो पाती। तो आप सबसे पहले आपको जानना कहाँ है। अगले 5 महीने में आपको IAPS PO में सेशन लेना है, तो ये टारगेट होना चाहिए। प्री और मेंस, स्टूडेंट प्री का प्रिपरेशन करना शुरू कर देता है और मेंस का पता ही नहीं रहता। प्री के बाद मेंस के लिए टाइम ही नहीं मिलता। जो मेंस का नहीं पढ़ेगा वो प्री में नहीं होगा। प्री पास कर भी गया तो मेंस का पढ़ने के लिए इतना टाइम नहीं मिलता। ये पहला टैक्टिकल मिस्टेक है। तो जब भी आप प्रिपरेशन स्टार्ट कीजिए मेंस की प्रिपरेशन, तो मेंस के कोर्स आपको RRB में करीब 70% तक, लेकिन SBI PO में और IAPS PO में मुश्किल से 50% पढ़ना है। तो उसका 50% पढ़ना यानी 25% पहले पढ़ लेना है। और RRB के हिसाब से 70% है मेंस का जो सारे क्वेश्चन और एरिया का बनता है, उसका 50% यानी कि 25% आपको पहले ही पढ़ लेना है। जो लोग ओवरऑल 35% कोर्स मेंस का नहीं पढ़ेंगे या मिस्टेक करेंगे, उनका प्री में भी सिलेक्शन में दिक्कत होगी। प्री हो तो जाए पर मेंस में उनके लिए सवाल खड़े हो जाएंगे। जैसे ही मेंस के हिसाब से आप पढ़ते हैं, आपके कंसेप्ट एकदम क्लियर हो जाते हैं। इसका रीज़न आपका कॉन्फिडेंस भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इसका रीज़न प्री में भी आप अच्छा कर पाते हैं। एक बात हुई। दूसरा, जो आप पढ़ते हैं मटेरियल उसकी क्वालिटी क्या है। प्रीवियस ईयर के मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन को बनाएंगे जब आप, तो फिर क्वालिटी का सवाल नहीं उठेगा। वो तो क्वेश्चन हैं जिन्हें सॉल्व करना ही है। स्टूडेंट का सवाल होता है कि आखिर मेरी स्पीड कैसे बढ़ेगी, एक्यूरेसी कैसे बढ़ेगी। ये दोनों में फंस जाते हैं या दोनों का टारगेट समझ लेते हैं। दोनों टारगेट नहीं हैं, दोनों साधन है। टारगेट तक पहुंचने के लिए आपका कंसेप्ट चैप्टर का जितना क्लियर होगा, उतना ज़्यादा प्रैक्टिस किए होंगे, उतना ज़्यादा बेटर आप कर पाएंगे, उतनी ज़्यादा एक्यूरेसी बढ़ेगी और स्पीड भी उतनी तेज़ बढ़ेगी। आप चैप्टर को, चाहे मैथ्स हो या रीजनिंग हो, कुछ भी हो, उससे क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका क्या है, वो कन्वेंशनल मेथड नहीं चलेगा जो बुक में होता है। बुक के क्वेश्चन आप ले सकते हैं, RS अग्रवाल के ले सकते हैं, किरण पब्लिकेशन की बुक्स ले सकते हैं, अरिहंत ले सकते हैं, उपकार ले सकते हैं। जो लेना है ले लीजिए। मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट बात है। टेक्निक सॉल्व करने का तरीका वो नहीं चलेगा, वो कन्वेंशनल है। या तो एकदम कन्वेंशनल है या फिर एकदम फार्मूला बेस्ड है। ना वैसे ट्रिक चाहिए और ना ही वैसे कन्वेंशनल मेथड चाहिए कंसेप्ट जिसकी ऐसी देख लें तो उसके आईना में क्वेश्चन में मैप सामने में आ जाए।
हवा में भी बनाया जा सके। ऐसा भी हो सकता है छोटा सा वर्क करना पड़े, इसलिए हर चैप्टर को पढ़ने का आप अपना तरीका बनाइए, अपना साइंटिफिक वे, अपना अप्रोच है, और उस अप्रोच को समझे बिना ये नहीं किया जा सकता है कि आप राइट डायरेक्शन में प्रिपरेशन कर रहे हैं। मैथ्स में जैसे एवरेज किसको कहते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं, इडियस क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं, मेथड ऑफ एलिगेशन को कब यूज़ करते हैं, कब नहीं करते हैं, किन सर्कमस्टेंसेस में यूज़ करते हैं, मेंसुरेशन के फॉर्मूले कैसे याद रहेंगे, परमुटेशन कम्बिनेशन प्रोबेबिलिटी ये समझ में आता है या नहीं, प्रॉफिट एंड लॉस को देखने का नज़रिया क्या है, ये सब मैटर करता है। इन सब में क्लियर अप्रोच होनी चाहिए ताकि सही डायरेक्शन में प्रिपरेशन कर रहे हैं। इसके बाद जो करना है वो इम्पोर्टेंट है, जो नहीं करना है उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जो आप टेस्ट देते हैं। जो आप टेस्ट देते हैं बिना टेस्ट दिए सेशन नहीं होगा, जो आपने पढ़ा है वो आएंगे ही नहीं। तो आपको ऑनलाइन भी अगर प्रीवियस क्वेश्चन का टेस्ट मिलता है, लेकिन ऑफलाइन पेपर पे अगर आप टेस्ट देते हैं तो उसकी वजह से आप ज़्यादा देख पाते हैं। तो ऑफलाइन पेपर पे अगर आप टेस्ट देते हैं तो उसकी वजह से आप ज़्यादा क्वेश्चन देख पाते हैं, जिन क्वेश्चन को आपने अटैम्प्ट किया वो अटैम्प्ट लेने लायक था भी कि नहीं, जिन क्वेश्चन को छोड़ना है अटैम्प्ट ले लिया, जिन क्वेश्चन को अटैम्प्ट लेना था वो छोड़ दिया। यह कैसे पता चलेगा किन क्वेश्चन को किस मेथड से बनाना है? आप वही क्वेश्चन को देखते हैं, रफ वर्क करते हैं और उसकी वजह से सुधार करने की कुंजी काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। इसलिए ऑनलाइन की तुलना में ऑफलाइन ईयर के मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन का टेस्ट लेना एक अलग ही मायने रखता है। ये भी इम्पोर्टेंट बात है कि अगर आप प्रैक्टिस पेपर या बेवजह के ऐसे बुक्स जो रेलिवेंट नहीं हैं उनके क्वेश्चन को सॉल्व करने लग जाते हैं, उनके क्वेश्चन को सॉल्व करने का फ़ायदा नहीं है। एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चन का क्या होना चाहिए, एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चन होने चाहिए। ये भी इम्पोर्टेंट है कि अलग अलग वेबसाइट जो चैनल्स हैं आपको डराते रहते हैं कि क्वेश्चन का लेवल बहुत बढ़ गया है, क्वेश्चन का पैटर्न बदल गया है, और एक पैनिक क्रिएट करते हैं बिना बात के, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं होता। कॉन्सेप्ट जो क्लियर हैं, क्वेश्चन को पूछने का नज़रिया तो बदलना ही चाहिए ताकि कोई स्टूडेंट रट क्वेश्चन ना आ जाए, इसलिए नए ढंग से पूछे जाते हैं। कंसेप्ट कभी नहीं बदलता और कंसेप्ट की क्लियरिटी है तो फिर इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप क्वेश्चन किस शेप में पूछ रहे हैं, कोई मैटर नहीं करता। प्रिपरेशन करने में चीज़ें अलग तरीके से पढ़ी जाती हैं। आप बोलते हैं कि 4 सब्जेक्ट हैं या 5 सब्जेक्ट हैं, मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, करंट अफेयर, जीए और कंप्यूटर भी अटैच रहता है। आप एक बात समझ लीजिए कि इंग्लिश और करंट अफेयर ये रोज़ ही करनी है, ये आदत का हिस्सा होना चाहिए। पढ़ना है तो मैथ्स को पढ़ना है, रीजनिंग को पढ़ना है। मैथ्स और रीजनिंग में सोचते रहें कि क्या और कैसे पढ़ना है, इससे क्या होता है आपको मेंटल स्ट्रेस कम महसूस होता है। मैथ्स पढ़ना है, रीजनिंग पढ़नी है तो मैथ्स रोज़ पढ़ते हैं, 1-2 दिन लगातार पढ़ें, फिर रीजनिंग पढ़ें या इच्छा हो। ऐसा नहीं हो कि रोज़ मैथ्स पढ़ना है, रोज़ रीजनिंग पढ़ना है, लेकिन जितना कोई टारगेट है अगर तो उसको अचीव करने के लिए एक टाइम चाहिए। तो एक दिन में मैथ्स या रीजनिंग में तभी आपको टारगेट अचीव कर पाएंगे, जो करना है वो कर पाएंगे। इसलिए जो आप पढ़ते हैं उनको उसका बनता हुआ होना चाहिए कि इंग्लिश और करंट अफेयर ये रोज़ करना है, आदत का हिस्सा है, जबकि मैथ्स और रीजनिंग से कोई एक दिन में ऐसा करना है क्योंकि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आपका एटीट्यूड पॉजिटिव रहना चाहिए। आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, ना कि स्टडी कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, जुआ थोड़ी ना खेल रहे हैं। हर गुजरते दिन के साथ आपका नॉलेज बढ़ रहा है, तो ये एक पॉजिटिव चीज़ है। किसी वजह से अगर सामने जो एग्ज़ाम है उसमें सिलेक्शन नहीं होता है तो कोई बात नहीं, आप यहाँ तक पहुँचे हैं और मेहनत करते रहेंगे तो यहाँ पहुँच जाएंगे, और मेहनत करेंगे आखिर में सिलेक्शन तक तो पहुँचेंगे ही। इसलिए अगर अप्रोच सही है, साधन सही है, तरीका सही है तो गुजरते दिन के साथ आपका सक्सेस के चांसेस बढ़ते चलते जाते हैं। पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ लगातार आगे बढ़िए। सो गाइस, अगर आपको कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।